Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं राइफल फायरआर्म इंजरीज़ के बारे में। इससे पहले हमने वुंड बैलिस्टिक्स से स्टार्ट किया हुआ था, तो वहाँ पर हम एंट्री वुंड, एग्जिट वुंड एंड जितने भी बेसिक्स होते हैं वो सारे के सारे क्लियर कर चुके हैं। एंड जब वुंड बैलिस्टिक्स मैंने पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था जो वुंड बैलिस्टिक्स होती है, जो इंजरीज़ होती है फायरआर्म की वजह से, उनको दो में क्लासीफाई करते हैं, राइफल फायरआर्म एंड शॉटगन, या फिर कह सकते हैं स्मूथ बोर फायरआर्म इंजरीज़। तो आज हम बात करने वाले हैं राइफल फायरआर्म इंजरीज़ के बारे में। यहाँ पर हम पूरा देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि आपको इस वीडियो के बिल्कुल एंड पर मिलेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, जो कि है राइफल फायरआर्म इंजरीज़। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राइफल फायरआर्म इंजरीज़ की, तो ऑन फायरिंग अ गन देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स दैट इमर्ज आउट अलोंग विद द बुलेट। सो जब भी आप किसी राइफल फायरआर्म से फायरिंग करते हैं तो बुलेट के साथ साथ और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि आपकी जो बुलेट रहती है उसके साथ साथ आपकी बैरल से बाहर निकलते हैं। The components which are ejected on firing are the bullet, smoke which contains soot particles, unburnt gunpowder particles and hot combustion gases and gun flame। तो ये सारा कुछ आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। देन थर्ड पॉइंट पर आए तो दो द बुलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजरी प्रोड्यूस्ड, ईच ऑफ द अदर components in the firing discharge can also impart certain specific effects depending on the range of firing। इसमें जो आपकी बेसिकली जो बुलेट रहती है वो आपको इंजरी प्रोड्यूस करती है, इसके साथ साथ जो बाकी के कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको रेंज ऑफ फायरिंग डिटरमाइन करने के लिए यूज़फुल रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे क्या होता है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं। जब भी आपको कोई भी एक वुंड देखने को मिलेगा जो कि आपका फायरआर्म से, राइफल फायरआर्म से फायरिंग हुई होगी बुलेट, तो उस केस में क्या रहेगा, सपोज़ ये आपका एंट्री वुंड है, यहाँ से आपकी बुलेट ने इंटर किया हुआ है एंड जो एंट्री वुंड है वो आपका 90 डिग्री पे है, तो वो आपको सर्कुलर पैटर्न, मतलब इरेगुलर सर्कुलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो बुलेट है वो किसी एंगल से आपकी बॉडी में इंटर कर रही है तो उस केस में आपको जो वुंड मिलेगा, एंट्री वुंड होगा, वो आपको इस तरह से कुछ ओवल पैटर्न में होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक जनरल केस को लेकर बात करें कि अगर आपका जो वुंड है वो एंट्री वुंड आपका 90 डिग्री के एंगल पर फायरिंग हुई है, तो अगर हम ओवल केस की बात करें, एंगल पर भी है फिर भी उसमें जो सबसे पहले आपको उस वुंड के अराउंड आपको देखने को मिलता है तो वो रहता है आपका एब्रेजन कॉलर। एब्रेजन कॉलर आपको इसके जस्ट एजेस पर ही देखने को मिलता है। एब्रेजन कॉलर क्या रहता है, जितनी भी आपकी एब्रेडेड टिश्यूज़ होते हैं, जितने भी टियर्ड टिश्यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे आपको एंट्री वुंड के बिल्कुल सराउंडिंग्स में ही आपको देखने को मिलते हैं। उससे के बाद में जब और थोड़ा सा उसके साइड में देखते हैं तो वहीं पर आपको डर्ट रिंग और ग्रीस कॉलर भी देखने को मिलता है। डर्ट रिंग और ग्रीस कॉलर क्या रहता है, जैसे कि जब भी फायरिंग करते हैं तो फायरिंग के टाइम पर जो काफ़ी सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो आपकी जो बुलेट रहती है, बुलेट आपकी जनरली लेड की होती है, वो हल्की सी लेड जो रहती है उन गैसेस की वजह से कुछ मेल्ट करने लगती है, मतलब हल्का सा वो सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट तो वो ऑलरेडी रहती है लेकिन गैसेस की वजह से वो कुछ और सॉफ्ट हो जाती है। उसके अलावा जो आप जब ट्रैवल करती है पूरे पाथ को, तो उस पाथ में क्या रहता है, जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या फिर अगर जब बैरल से निकलती है तो बैरल के जो सरफेस, इंटरनल सरफेस पर जितने भी आपके आयरन के पार्टिकल्स होते हैं तो वो सारे के सारे आपके बुलेट की सरफेस पर अटैच हो जाते हैं। तो जब बुलेट आपकी वुंड से एंट्री करती है, इस वुंड से जब एंट्री करेगी तो इसकी सरफेस पर आपको जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे के सारे आपके एंट्री वुंड में आपको देखने को मिलेंगे। जो एंट्री वुंड जहाँ से बुलेट ने एंट्री करी थी तो उसकी बिल्कुल जो आप बाउंड्री देखेंगे तो उस बाउंड्री पर ही आपको एब्रेजन कॉलर भी दिखेगा एंड उसी साइड में वहीं पर आपको डर्ट रिंग और ग्रीस कॉलर भी दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा अगर हम एरिया उसका बढ़ा के देखें, मतलब थोड़ा सा इस रेंज में आ जाए, ये आपका एंट्री वुंड था, एंट्री वुंड से इस रेंज तक आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको हीट कंबशन इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। हीट कंबशन इफेक्ट्स क्या होते हैं, वहाँ पर आपको चारिंग, स्कॉचिंग, बर्निंग, ये इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे एंड इन सब में अलग अलग डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हम बर्निंग की बात करें तो बर्निंग आपको बेसिकली जो आपके जो हेयर्स होते हैं आपके स्किन पर, तो उनमें आपको मोल्टन एंड्स देखने को मिलते हैं, या फिर कई बार जो आपकी स्किन रहती है उसमें आपके बर्निंग के फ्लेम की वजह से जो बर्निंग होती है वो आपको देखने को मिलेगी।
चारिंग में क्या रहता है, जो आपकी स्किन रहती है वो पूरी तरह से जल जाती है, उसको हम बोलते हैं चारिंग। एंड स्कॉचिंग में आपका इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके हीट कंबशन इफेक्ट्स। एंड इसके बाद में जब इसका रेंज थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इस रेंज तक अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको स्मजिंग या फिर ब्लैकनिंग वो आपको देखने को मिलता है। ब्लैकनिंग का ही जो दूसरा नाम होता है उसको हम बोलते हैं स्मजिंग। जो ब्लैकनिंग रहता है वो आपके बेसिकली कार्बन पार्टिकल्स का एक कॉम्पोजिशन रहता है, या फिर कह सकते हैं जो आपके स्मोक रहता है, जब आपकी फायरिंग करी जाती है तो जितना स्मोक आपका रहता है वो सारा का सारा आपका ब्लैकनिंग में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो जब भी आप स्वैबिंग मेथड से आप GSR को कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको जो ब्लैकनिंग के जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उनको आप स्वैबिंग से कलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इसके अलावा ब्लैकनिंग की जितनी डिटेल्स होती हैं, कितने डिस्टेंस तक आपको देखने को मिलता है, कैसे क्या रहता है, तो वो सारा का सारा मैं 2 वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक जब एग्जिट एंड एंट्री वुंड बताया था तो मैंने वहाँ पर रेंज के अकॉर्डिंग बताया था कि किस रेंज तक कहाँ तक आपको ब्लैकनिंग देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा, जब मैंने आपको GSR पढ़ाया था तो GSR में गन पाउडर पैटर्न एंड GSR में था, तो वहाँ पर मैंने आपको ब्लैकनिंग, बर्निंग, टैटूइंग इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ था, ठीक है। तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा जाके, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एंड इसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो ब्लैकनिंग का अगर हम थोड़ा सा रेंज इसका और बढ़ाते हैं, इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इस रेंज तक आपको टैटूइंग, पेपरिंग या फिर स्टिपलिंग ये आपको देखने को मिलता है। जो टैटूइंग रहता है उसको, टैटूइंग को ही हम पेपरिंग या फिर स्टिपलिंग कहते हैं। टैटूइंग के ये 2 और नाम होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। नेट के एग्ज़ाम में जितने अदर नेम्स आते हैं, वो जो कॉमन नेम्स होते हैं वो जनरली नहीं पूछे जाते हैं, जो अदर नेम्स रहते हैं वही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ये जो ब्लैकनिंग वाला था, तो ब्लैकनिंग का आपका कॉम्पोजिशन पूछा गया था आपके नेट दिसंबर 2018 वाले एग्ज़ाम में। तो वहाँ पर पूछा गया था ब्लैकनिंग का कॉम्पोजिशन। तो वहाँ पर जो ऑप्शंस थे वो इतने ज़्यादा क्लोज थे कि आपको वो आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी अगर किसी ने वाला पेपर दिया होगा तो, ठीक है। तो इसलिए आपको जो इनका कॉम्पोजिशन है या ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। एंड ये एक एक चीज़ मैं बहुत ही डिटेल में क्लियर कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर वाले वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूँगी, उनको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा, तो आपके नेट के एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा। और जैसे कि आप सभी को पता है, जो फायर आर्म वाला पार्ट रहता है, बैलिस्टिक्स वाला पोर्शन रहता है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको फायर आर्म को बहुत ही डीपली पढ़ाया है, जितना अभी तक मैंने कवर किया है। तो आप सारे वीडियोस देख लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है आपके नेट के एग्जाम में, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड टैटूइंग की बात करें तो टैटूइंग को हम पेपरिंग या फिर स्टिपलिंग भी कहते हैं। उसका जो एरिया रहता है ब्लैकनिंग से थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे आपकी रेंज इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे आपकी ब्लैकनिंग जो रहती है वो कम होती जाती है। एंड स्टिपलिंग या फिर टैटूइंग की बात करें तो वो भी उसका एरिया भी धीरे धीरे कम होता रहता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो वो पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है आपका ये पूरा सीक्वेंस रहता है। एंड इसमें अगर हम बात करें जो टैटूइंग रहती है, तो वो टैटूइंग जो रहती है वो ज़्यादा एरिया कवर करती है। और ब्लैकनिंग से कैसे डिफ्रेंशिएट होती है, क्योंकि ये जो टैटूइंग रहती है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। जो सेमी बर्न्ड अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं तो वो इस तरह से अलग अलग एक पैटर्न बनाते हैं आपके जो एंट्री वुंड, मान लीजिए ये आपका एंट्री वुंड है, तो इसकी सराउंडिंग्स में इस तरह से कुछ पैटर्न बनाते हैं जिसको कि हम टैटूइंग कहते हैं। टैटूइंग क्योंकि ये अलग अलग तरह के पैटर्न बनाते हैं, सिर्फ जो सेमी बर्न्ड अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से ये एक पैटर्न, एक टैटू लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, जिसकी वजह से इसको हम टैटूइंग कहते हैं। ब्लैकनिंग में क्या रहता है, वो पूरे के पूरे पाउडर पैटर्न्स होते हैं, स्मोक होता है, वो पूरा एरिया को ही कवर करता है, शेडेड पोर्शन जैसे आपको दिखेगा। तो इस तरह से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनका रेंज रहता है वो भी दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। एंड ये सीक्वेंस आपको इसी तरह से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही आपको पूरी चीज़ें एंट्री वुंड के अराउंड देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं एब्रेजन कॉलर क्या होता है, उसको थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने एब्रेजन के बारे में बात नहीं करी थी। So they are seen on the skin around the wound of entry at all ranges. Abrasion कॉलर क्या रहता है, कितनी भी आप डिस्टेंस से फायर करें वो आपको हर तरह के वुंड ऑफ एंट्री में नज़र आएगा, क्योंकि जब बुलेट इंटर कर रही है तो वो टिश्यूज़ को तो टीयर करेगी ही, उसका डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। बस कुछ रहते हैं ज़्यादा डैमेजेस होते हैं, कुछ कम रहते हैं, तो उससे आप डिस्टेंस का एस्टिमेशन कर सकते हैं। देन इट इज़ सीन ऑन मार्जिनल एब्रेजन अराउंड द वुंड
ऑफ एंट्री डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ एंट्री मेड बाय द बुलेट। ठीक है, तो जिस तरह की एंगल होगा उस पर डिपेंड करता है बुलेट किस एंगल से जा रही है, उस बेसिस पर आपका जो मार्जिनल एब्रेजन होगा वो उस तरह से रहेगा। आपके वुंड ऑफ एंट्री के हर तरह के रेंजेस पे आपको ये देखने को मिलता है। अ परपेंडिकुलर एंट्री of bullet develops the abrasion collar of rounded shape and an acute angular entry of the bullet develops the abrasion collar of an oblique or oval shape। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एंड अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं ग्रीस कॉलर क्या होता है। सो ग्रीस कॉलर या फिर इसको हम डर्ट रिंग भी कहते हैं। सो मोस्टली सीन ऑन द क्लॉथिंग्स एंड इज ऑन सीन एज अ ब्लैक डिपॉजिट शार्पली आउटलाइंड as if printed, better seen on the light color cloths and in a fair skinned individuals। ठीक है, तो जितने फेयर स्किन्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो लाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है क्योंकि ये एक तरह से ब्लैक कलर का डिपॉजिट होता है, शार्पली आउटलाइंड होता है। Then helpful in deriving information such as wound of entry and direction of फायरिंग। सो जो ग्रीस कॉलर रहता है या फिर एब्रेशन कॉलर रहता है उसकी हेल्प से आप वुंड ऑफ एंट्री एंड डायरेक्शन ऑफ फायर को बहुत ही इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रीस कॉलर रहता है वो किन किन पार्टिकल्स का कॉम्पोजिशन होता है वो मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर चेरी रेड डिस्कलरेशन। सो चेरी रेड डिस्कलरेशन क्या होता है? जब आप कोई फायरआर्म इंजरी देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं सराउंडिंग्स में आपको कई बार चेरी रेड डिस्कलरेशन या फिर पिंक कलर का डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। तो वो क्यों होता है? सो कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहती है, CO जो रहती है, वो गैस जो रहती है वो डिपॉजिट हो जाती है जिसकी वजह से आपका चेरी रेड डिस्कलरेशन होता है। जब आप फायरिंग करते हैं तो फायरिंग में क्या रहता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रहती है वो इवॉल्व रहती है, जो कि आपकी जो टिश्यूज़ रहती हैं उनके सराउंडिंग्स में या फिर बेनेथ ऑफ द वुंड ऑफ एंट्री वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। ये जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है इसका मैकेनिज्म क्या रहती है, क्या करती है, ये गैस जो रहती है, जो आपके हीमोग्लोबिन रहता है, जो ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है उससे, एंड जो मायोग्लोबिन होता है ब्लड मसल्स एंड टिश्यूज़ में, उसके साथ में कंबाइन होती है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये आपकी मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग करके से कंबाइन होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है एंड कार्बोक्सी मायोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का जब वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी, कार्बोक्सी मायोग्लोबिन का जब वो मायोग्लोबिन से बाइंड करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपको चेरी रेड कलर देखने को मिलता है आपके जो फायरआर्म इंजरीज होती है उसकी सराउंडिंग्स में। इसके अलावा एक चीज़ और रहती है, जैसे कि जब आपने ये मान लीजिए आपका कोई टारगेट है, आपकी बुलेट ने यहाँ से इंटर किया, तो जब बुलेट इंटर करती है, मान लीजिए आपका कॉन्टैक्ट शॉट है, तो उस केस में क्या रहता है, सारी की सारी गैसेस आपकी टिश्यूज़ के अंदर वुंड ऑफ एंट्री से अंदर की तरफ जाती हैं। उसमें क्या रहता है, जो गैसेस रहती हैं उनको तो रिलीज़ होना होता है, तो रिलीज़ होने के लिए वो प्रेशर डालती हैं, आपकी जो टिश्यूज़ रहते हैं उन पर प्रेशर डालती हैं। उस वजह से यहाँ पर कुछ थोड़ा सा जो प्रेशर लगता है उस वजह से भी यहाँ पर कई बार पिंक कलर का एब्रेजन हो जाता है। ठीक है, तो इसको एक तरह से ब्रूस भी कह सकते हैं। ब्रूस वैसे ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन जो गैसेस बाहर साइड में प्रेशर लगाती हैं तो उस वजह से भी यहाँ पर पिंक कलर का एब्रेजन होता है। उसके अलावा जो चेरी रेड डिस्कलरेशन होता है वो जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन से अटैच करके रिस्पेक्टिवली कार्बन हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी मायोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, तो उस वजह से आपका चेरी रेड डिस्कलरेशन होता है। एंड जो गैसेस जब आप कॉन्टैक्ट शॉट करते हैं तो जब गैसेस बाहर की तरफ रिलीज़ होती हैं तो उस केस में, वैसे जनरल केस में आपको जो आपको एजेस दिखते हैं एंट्री वुंड के वो इन्वर्टेड होते हैं, लेकिन जब वो गैसेस बाहर की तरफ प्रेशर लगाती हैं तो जो आपके एंट्री वुंड के जो साइड्स रहते हैं वो आपके इन्वर्टेड ना होकर थोड़ा सा इन्वर्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पॉसिबिलिटी आपको एंट्री साइड में वुंड ऑफ एंट्री में देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। देन रिजल्ट्स इन चेरी रेड कलरेशन इन मसल अराउंड द वुंड ऑफ एंट्री। तो इस वजह से आपका वुंड ऑफ एंट्री के सराउंडिंग्स में आपको चेरी रेड कलर देखने को मिलता है। इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो आपका चेरी रेड डिस्कलरेशन रहता है ये आपके वुंड ऑफ एंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़फुल रहता है एंड इसके अलावा रेंज ऑफ फायरिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़फुल
रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेरी रेड डिस्कलरेशन के बारे में। एंड अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग। सो अगर हम मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग की बात करें, सो बोथ आर प्रेजेंट, रेंज ऑफ फायरिंग इज क्लोज और नियर शॉट। तो जो क्लोज और नियर शॉट रहता है वहाँ पर दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। जो डिस्टेंट शॉट होता है उस रेंज में आपको दोनों ही एब्सेंट होंगे, आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ना तो ब्लैकनिंग मिलेगी ना ही टैटूइंग मिलेगी। इफ़ बोथ आर फाउंड डीपर, दैट इज़ ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द वुंड, रेंज इज कॉन्टैक्ट शॉट। अगर ये दोनों ही ब्लैकनिंग और टैटूइंग जो है वो आपको जो इंट्री वुंड है उसके अंदर साइड में आपको देखने को मिल रहा है, तो उस केस में क्या रहता है, आपका जो रेंज है वो कॉन्टैक्ट शॉट है, कॉन्टैक्ट शॉट से फायरिंग करी गई है। इफ़ टैटूइंग इज प्रेजेंट, रेंज इज नियर शॉट। अगर सिर्फ टैटूइंग प्रेजेंट है तो उस केस में आपको नियर शॉट होगा। ब्लैकनिंग एब्सेंट है, टैटूइंग प्रेजेंट है, तो वो आपका नियर शॉट रेंज होगी। ठीक है, thus as the range increases, blackening fades first, followed by tattooing, the reason being their causative agents cannot travel beyond the fixed distance. So जैसे जैसे आपकी रेंज इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे ब्लैकनिंग जो रहती है वो फेड होती जाती है एंड उसके बाद में धीरे धीरे टैटूइंग कम होना शुरू होती है जब रेंज और ज़्यादा बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह से आपका ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग का रहता है, पूरा एक सीक्वेंस में रहते हैं ये दोनों ही। और जितनी जितनी रेंज ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना उतना ब्लैकनिंग धीरे धीरे कम होगी, फिर धीरे धीरे टैटूइंग कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस अगर बात करें ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग की। एंड अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर जो राइफल फायरआर्म इंजरीज होती हैं उसके कुछ पिक्यूलियर इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ पिक्यूलियर इफ़ेक्ट्स हैं जो कि कुछ अलग अलग रहते हैं, जो कि आपके नेट के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या है, bullet bruise, bullet graze or slap, single entry wound and multiple exit wound, multiple entry wound and exit wounds is single bullet recovered, entry wound present but no bullet or no exit wound, concealed firearm wounds, tandem or piggyback bullet effect, fragile bullet effect, ricochet bullet, Rayalassima phenomena, souvenir bullet, मैजिक बुलेट एंड गटर फ्रैक्चर ऑफ स्कल। सो ये कुछ पिक्यूलियर इफ़ेक्ट्स होते हैं राइफल्ड फायरआर्म इंजरीज़ के। इनके सब के बारे में एक एक करके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पर इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड ये सारे आपके नेट के एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि जो गटर फ्रैक्चर है इसके बारे में आपके नेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। रिकोचेट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये तो बिल्कुल आपका नया टर्मिनोलॉजी है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको ज़रूर से देखेगा, आपको नेट के एग्जाम में बहुत यहाँ से बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा राइफल्ड फायरआर्म इंजरीज़ के बारे में। एंड ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे। फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने अभी एक PDF सेंड करी थी जो कि जो मेमोरी बेस्ड MCQs का मैंने वीडियो अपलोड किया था उसी की PDF थी। तो आई होप वो वाली PDF आप सभी को मिल गई होगी, आपने उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ा ज़रूर होगा एक बार। एंड अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको नेट के एग्जाम में डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी, उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट हो रही होंगी। आई होप वाला जो सीरीज़ चल रही है मेमोरी बेस्ड MCQs की, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। अगर आपको वहाँ से बेनिफिट लग रहा है कि थोड़ा कुछ हेल्प हो रही है तो उस वीडियो के कमेंट में प्लीज़ ज़रूर से लिखकर बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसा लग रहा है, आपको वो उससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके एंड मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकूँ। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ जितने आपके फ्रेंड्स हैं और जितने लोग हैं जिनको इस चैनल के बारे में नहीं पता है कि यहाँ पर कितने अच्छे से हर एक टॉपिक को बहुत ही डीपली डिटेल में पढ़ाया जाता है, जिससे आपका नेट के एग्जाम में बहुत बेनिफिट होता है। MSc या BSc के स्टूडेंट हैं तो आपके नोट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर होते हैं।
ठीक है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे आपके साथ जितने फ्रेंड्स हैं बाकी सबका बहुत सारा बेनिफिट हो, ठीक है। एंड इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से लिखकर बताइएगा कि आपको ये वाले वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अप्रिशिएशन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एंड उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाता है, ठीक है। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।